गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में जो जनवरी से सितंबर तक है। पूरे एक साल का हम यहाँ पर करंट देखने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपके आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो यूपी PCS हो, 24 अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी के जो RO ARO का जो एग्ज़ाम है 5 दिसंबर में, वो उसके लिए भी सही है। और जो जनवरी में जो PCS होगा, उत्तराखंड PCS, वहाँ पर भी हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे ही उत्तराखंड लोअर का एग्ज़ाम, जिसकी अभी ऑफिशियली डेट तो नहीं आई है, लेकिन उसकी संभावना है कि वो 12 दिसंबर के डेट में हो सकता है। तो उसी के लिए भी यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलते हैं अपने क्विज़ की ओर। जो हमारे पास पहला प्रश्न है वो ये है कि जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर जो इसका वो होगा धोलावीरा। धोलावीरा को संबंधित एक प्रश्न UPSC में भी अभी पूछा गया 2021 में। तो वहाँ पर इसकी खासियत को पूछा गया था। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो है बांध की व्यवस्था की गई थी सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए यहाँ पर बांध की व्यवस्था को किया गया था। तो उससे संबंधित यह प्रश्न था UPSC 2021 में। अब बात करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के बारे में। तो शामिल विश्व धरोहर स्थल जो है वो धोलावीरा है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था यहाँ पर, और यह जो है गुजरात स्टेट में यहाँ पर स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी JP जोशी द्वारा। पहली बार जो उत्खनन किया गया था वो 1990 और 91 में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। गुजरात के और 3 स्थल यहाँ पर इस सूची में शामिल हैं: अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, रानी का राव पाटन और चंपारण पावगढ़ पुरातात्विक स्थल। अगर हम बात करते हैं भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं, 40 स्थलों को 32 उसमें सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 जो है यहाँ पर मिश्रित स्थल को शामिल किया गया है। और इसका जो 44वां संस्करण था वो चीन के फुहों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा तेलंगाना। तेलंगाना में यह स्थित है। यहाँ पर 2 स्थलों को सूची में शामिल किया गया है भारत की तरफ से। हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर को। इसको रामप्पा भी कहा जाता है। हम बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो 1213 ईस्वी में यहाँ पर किया गया था, काकतीय राजा गणपति देव के समय में। और इसका जो मंदिर था यहाँ पर, इसके जो वास्तुकार थे वो थे रामप्पा। तो रामप्पा के ही नाम पर यह मंदिर जो है रखा गया है। ऐसा यह भारत का पहला मंदिर है जो किसी वास्तुकार के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। इसमें जो बात करते हैं विशेष क्या है इस मंदिर में, तो ये मंदिर है जो ये शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर का जो फर्श है वो ग्रेनाइट पत्थर के से और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित किया गया है। मंदिर का जो निचला हिस्सा है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ये खासियत थी इस मंदिर की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज ATM कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। इसका उत्तर है यहाँ पर B। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो 14 जुलाई में की गई थी। यहाँ पर यह स्वचालित मशीन है जो बैंक ATM की भांति कार्य करता है। यहाँ पर यह संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। मशीन का जो संचालन है वो टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से कंट्रोल होगा। और जो लाभार्थी है वो अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर अंकित करके यहाँ पर अनाज को प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में यहाँ पर गेहूँ, चावल, बाजरा को दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जुलाई 2021 में केंद्र में OBC यानी अन्य पिछड़े वर्ग के उप श्रेणी कर के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को पुनः 6 साल के बढ़ाया गया है। इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो G रोहिणी इसके अध्यक्ष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है। G रोहिणी इसके अध्यक्ष हैं और 6 माह के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो 31 जनवरी 2022 तक यह अपनी रिपोर्ट को पेश कर सकते हैं। और यह दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। तो इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें शामिल नहीं है। भूटान 9 जुलाई, संयुक्त अरब अमीरात 28 जून और मेक्सिको में दिसंबर में यहाँ पर ये इन्होंने पंजीकरण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है? तो मंत्रालय का गठन किया गया है सहकारिता की ओर, सहकार से समृद्धि की ओर
गठन किया गया है सहकारिता मंत्रालय के। और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। जो इसके मंत्री बनाए गए हैं वो कैबिनेट मंत्री अमित शाह हैं, वे गृह मंत्री भी हैं, और सहकारिता राज्य मंत्री हैं वो BL वर्मा है। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर सहकारिता कहाँ पर है, तो 97 में अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ था वहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया था। जो इसका भाग जो है वो भाग यहाँ पर ये भाग 9B में है। तो भाग 9B में हमारा सहकारिता है, और संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार जो संबंधित है उसके अंतर्गत 19(1)C में सहकारी सोसाइटी को जोड़ा गया है। तो ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया था सहकारी समिति को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जुलाई 2021 में पूर्व केंद्रीय राज्य न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर B, कर्नाटक। तो कर्नाटक को शामिल किया गया है। ये महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वहाँ के राज्यपालों के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सदन का एक विधेयक को पारित किया गया है? तो विधानसभा में विधान परिषद के सर्जन के लिए जो है एक विधेयक पारित किया गया है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यह विधेयक पारित किया गया है एक विधान परिषद की स्थापना के लिए। डिटेल में अगर बात करते हैं इसके बारे में हम, यह विधेयक जो पारित किया गया था वो 6 जुलाई को पारित किया गया था। निर्णय लिया गया 17 मई में, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। वर्तमान में इस समय जो है 6 विधान परिषद हैं, 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, और वो राज्य हैं यहाँ पर UP, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पर जो है विधान परिषद अभी फिलहाल में है। पश्चिम बंगाल की स्थिति की बात करते हैं तो पूर्व में विधान परिषद थी और 1969 में इसको समाप्त किया गया था। संविधान में जो विधान परिषद की जो स्थिति दी गई है वो आर्टिकल 171 में दी गई है, और संविधान का जो अनुच्छेद है 169 वो संसद विधि द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद के सृजन और उसके उत्साधन यानी उसका निर्माण करना और उसको समाप्त करना के लिए उपबंध कर सकती है। तो यह अधिकार दिया गया है यहाँ पर हमारे संसद को। तो बात करते हैं तमिलनाडु विश्वविद्यालय परिषद जो विधान परिषद के अधिनियम के द्वारा 2010 में तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 5 वर्ष के लिए जारी करने की मंजूरी दी गई है। तो इन 5 वर्षों में इस योजना में कुल कितनी राशि यहाँ पर होगी सम्मिलित करने के लिए दी गई है? तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया गया है। तो योजना की जो लागत है वो 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सम्मिलित की गई है। इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा कि जिला और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायिक अधिकरणों के लिए कोर्ट हॉल, आवासीय इकाई का निर्माण, वकीलों के लिए हॉल का निर्माण, ये सब यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन किया गया है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत किया गया है? तो यह संचालन किया गया प्रसाद योजना के अंतर्गत। प्रसाद योजना के अंतर्गत वाराणसी में क्रूज बोट का जो है यहाँ पर संचालन किया गया है। डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो प्रसाद योजना क्या है? तो प्रसाद जो योजना है वो यहाँ पर तीर्थ स्थलों के लिए, उनके कायाकल्प के लिए यहाँ पर रखी गई है ताकि उनका सही से विकास हो सके। जितने भी तीर्थ स्थल भारत में हैं उन्हीं के विकास के लिए यह योजना को चलाया गया था, प्रसाद योजना। तो इस योजना का जो आरंभ किया गया था वो 2014 से 2015 में किया गया था, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिया गया था, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय कला संस्कृति, हस्तकला, व्यंजन आदि को बढ़ावा देने के लिए और धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए यह योजना को चलाया गया था। तो वाराणसी में नदी क्रूज विकास योजनाओं को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किस देश की सहायता के लिए किया गया है? तो निर्माण सहायता के लिए किया गया है वो है जापान। तो जापान देश की सहायता से यह जो है निर्माण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो वाराणसी में किया गया है, और विशेष क्या है कि इसमें 108 रुद्राक्ष इस 2 मंजिला कन्वेंशन सेंटर में स्थापित की गई हैं, जिसकी जो छत है वो शिवलिंग के आकार की है। तो जापान ने इसमें हमारा सहयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही किस राज्य में दिहंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर असम। असम यहाँ पर सही उत्तर है इसका। दिंगही पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो असम में यह
दिहिंग पटकाई जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह यहाँ पर 7वां राष्ट्रीय उद्यान है और इसका जो प्रमुख निवास स्थल है हाथियों से संबंधित है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है यहाँ पर वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 11 जो है राष्ट्रीय उद्यान है और असम स्थिति में दूसरा स्थान है। यहाँ पर कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान अब यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर यही इसमें महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करते हैं कि असम में कौन कौन से और 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, जिससे इसका पहला जो नाम था वो राजीव गांधी नेशनल पार्क था, उसका नाम अब चेंज करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और डिब्रूगढ़ सेखोया यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान असम के हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 जून 2021 को किस राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया है? तो वो लागू किया गया पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो है योजना लागू की गई है वो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग या उच्च अध्ययन हेतु 10वीं या उससे ऊपर के छात्रों के लिए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और जो इसकी आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर 40 वर्ष और 15 वर्ष की अवधि तक यह लोन आपको प्राप्त दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में ही कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया है? तो वो राज्य घोषित किया गया है गोवा। गोवा अब पूर्ण तरीके से रेबीज नियंत्रित जो है राज्य है। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो घोषणा की है ये घोषणा की है गोवा के मुख्यमंत्री जी ने। यहाँ पर संबंधित जो परियोजना चलाई गई थी मिशन रेबीज प्रोजेक्ट और चैरिटी ग्रुप है मिशन रेबीज द्वारा प्रारंभ योजना और केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त किया गया था। इसमें विशेष यह है कि गोवा में विगत अगर हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ अब पिछले 3 वर्षों में लोगों में रेबीज से मृत्यु का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि कुत्तों में कतिपय मामले यहाँ पर सामने किए गए हैं और इस प्रकार गोवा अभी 0 ह्यूमन रेबीज डेथ के स्तर को प्राप्त किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं रेबीज़ के बारे में तो जो रेबीज़ है यह कुत्तों के माध्यम से रेबीज़ के संक्रमण के देसी मामलों में विगत 24 माह तक मानव, कुत्तों, बिल्लियों और अन्य किसी जानवर से रेबीज़ न पाए गए हों। तो उससे संबंधित WHO ने दिशा निर्देश दिया है। रेबीज़ एक तरह का रेबीज़ जो है विषाणु है और यह संक्रमित जानवर जैसे कुत्तों, बिल्लियों, बंदरों के काटने से यहाँ पर फैलता है। अगर हम मान लें इनकी जो लार है वो संपर्क में आती है आँख, मुँह और नाक के, तब भी यह जो है रोग फैल सकता है। इस लक्षण के उभरने पर मृत्यु लगभग आदमी की तय है क्योंकि यह जो है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को फैल कर देता है और इससे जो है हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। आदमी को जो है पानी से यानी जल से भय महसूस होने लगता है। संपर्क से आने पर लक्षण उभरने से पूर्व रेबीज वैक्सीन लगवाना इसमें बचाव का एक कारगर उपाय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जुलाई 2021 में केंद्रीय पवन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की जो है यहाँ पर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं लोथल से। लोथल बात करते हैं हम तो ये गुजरात में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल भी रहा है। यहाँ पर यह ज्ञापन जो है इसको जो है साइन किया गया है दोनों मंत्रालयों के बीच। इसमें विशेष यह है कि भारत में समुद्री विरासत को समर्पित अपनी तरह का यह पहला परिसर होगा और इस परिसर में 400 करोड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, हेरिटेज थीम पार्क, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट आदि को जो है सम्मिलित किया गया है ताकि वहाँ पर पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में आई बाढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन जो असत्य है यहाँ पर वो ये है कि राज्य में 1 सप्ताह के लिए आपातकाल घोषित किया गया था। राज्य में इस दौरान कोई भी आपातकाल जो है नहीं लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं जो बाढ़ आई थी ये चमोली ज़िले में आई थी। इसका जो कारण रहा है वो रहा है कि ऋषि गंगा नदी में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरने के कारण यहाँ पर यह रखा गया था। तपोवन विष्णु परियोजना जो है इससे संबंधित रही है। यहाँ पर जो है NTPC का भी एक जो है प्रोजेक्ट चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए जो कथन है उनमें देखना है हमें। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर इन्हें ग्रेड प्रदान किया गया है। तो प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्ष 2020 में 2018 में प्रकाशित किया गया था। तो इसको जो कथन है वो पहला यहाँ पर सही है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी द्वारा प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक को जो है प्रकाशित किया गया था और शिक्षा मंत्रालय का यह जो है संबंधित सूचकांक है। और पहली बार जो इसकी घोषणा की गई थी वो की गई थी 2019 में। 2017-18 के लिए यह जो है लागू किया गया था। इसमें जो है 70 संकेतक हैं तो यह संबंधित है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें जो है प्रथम राज्य क्या था, तो प्रथम जो राज्य यहाँ पर रखा गया था उच्च ग्रेड जो वाले राज्य थे वो थे पंजाब, चंडीगढ़ और तमिलनाडु। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु। और शीर्ष ग्रेड में किसी भी जो है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया है।
निम्नतम ग्रेड रहा है यहाँ पर लद्दाख का, और प्रशासन और प्रबंधन में जो अधिकतम अंक प्राप्त किया है वो पंजाब ने प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति यहाँ पर रखी है वो ग्रेड लेवल 4 में है, और कुल जो स्कोर यहाँ पर प्राप्त किया गया है वो क्या है 804। तो ये संबंधित है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जुलाई 2021 में किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर ये किया गया है। सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए। सॉरी, सही उत्तर यहाँ पर इसका ए होगा। नेक्स्ट संबंधित हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो घोषणा किया महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई है, उसका जो उद्देश्य है वह सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं का समर्थन करने के लिए यहाँ पर यह लागू किया गया है। इसका जो कोष यहाँ पर प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है निर्भय कोष से। यहाँ पर इसको जो है फंड मिलना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे आर्च पुल भारत में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो वो किया गया है चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल जो है चिनाब नदी पर विकसित किया गया है, और जो है ये भारतीय रेलवे द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। 2022 तक इसकी शुरुआत हो जाएगी, तब ये विश्व का सबसे ऊंचा संचालित रेलवे पुल होगा। इसकी जो संरचना है वो धनुषाकार है। इसकी जो लंबाई है वो 359 मीटर के आसपास यहाँ पर रखी गई है। अगर हम बात करते हैं किन क्षेत्रों को यह जोड़ने वाला है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बक्कल और कोरी क्षेत्र को यह यहाँ पर जोड़ेगा। यह पुल जो है वो पेरिस के एफएल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पर यह भूकंप के झटकों को भी सहन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूल और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पर लैब ऑन व्हीलर्स का स्थापन किया गया है? वो किया गया है दिल्ली में। इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली में सरकारी बच्चों और वंचित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर डिजिटल साक्षरता को संभव किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। यह इसका कुल मिलाकर चौथा संस्करण यहाँ पर आयोजन किया गया है, और जो इसके आयोजक रहे हैं वो रहे हैं यहाँ पर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 मार्च 2021 को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो वो स्वीकृत की गई है यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे, वहाँ पर इनको जो है लागू किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ई कैबिनेट लागू करने वाली जो प्रणाली है उसका देश का राज्य है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर यह लागू किया गया है। डिटेल में जानते हैं इसके माध्यम से जो है ई कैबिनेट जो है आईटी एप्लीकेशन के माध्यम रहेगा, और एप्लीकेशन विकसित किया है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश ने। यह पूर्ण तरीके से कागज रहित यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? तो वो किया गया है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। इसकी जो अवस्थिति है वो उड़ीसा राज्य में उसके दक्षिणी भाग के पूर्वी घाट क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर यह अधिसूचित किसने किया है? तो हम बात करते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है, और उड़ीसा का यह प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल था, वो जो 1994 में अधिसूचित किया गया था। अब यह है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के द्वारा भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो भारत में कुल अधिसूचित कुल बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वो मिलाकर 18 हो गई है, और 18 में से जो 12 है वो यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के द्वारा इनको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था नई दिल्ली में। इसकी जो आयोजक की थीम रही थी वो रही थी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ट्राई ने यहाँ पर यह लागू किया था। थीम थी इसकी यहाँ पर अपना साझा भविष्य को पुनर्विकसित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं टेरी की जो स्थापना की गई थी वो 1974 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और वर्तमान जो निदेशक हैं इसके वो डॉक्टर विभा धवन हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कब तक सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है, और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी ने यह उद्घाटन समारोह में यह जो है लक्ष्य रखा है। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं तो भारत सड़क दुर्घटना के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। विश्व में तीसरे स्थान पर है अमेरिका और जापान के बाद सड़क दुर्घटना में।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN योजना पर विचार कीजिए। इस योजना को मार्च सन 2022 में पूरे देश में लागू किया गया और यह योजना प्रत्येक भूखंड का 14 अंकीय पहचान संख्या जारी करती है। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर सी सही उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। थोड़ा जानते हैं इस योजना के बारे में। तो वर्तमान में जो यह योजना है 2021 में 10 राज्यों में प्रारंभ की गई थी। इसका जो भाग है वो डिजिटल भारत भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि प्रत्येक भूखंड की पहचान करना, उसका सर्वेक्षण हो चुका हो और भूमि विवादों का निस्तारण यहाँ पर रखा गया है। देश में पारदर्शी और एकीकृत भूमि सूचना प्रणाली को भी लागू करना यहाँ पर इसका जो है पूरा मुख्य ध्येय है। ULPIN के जो फुल फॉर्म यहाँ पर देखते हैं, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर इसकी जो है फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में ही पूरी तरीके से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन बन गया है। तो वो रेलवे जोन बन गया है यहाँ पर पश्चिमी मध्य रेलवे, बी सही उत्तर है। तो हम बात करते हैं इसकी घोषणा जो कहाँ पर की गई थी, राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन में पूर्णतः विद्युतीकरण होने के बाद इसकी घोषणा की है। वर्तमान में कुल 16 मुख्य रेलवे जोन हैं जहाँ पर पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन चलाया गया है। लाभ इससे यह है कि ट्रेनों की संचालन गति में वृद्धि के साथ साथ ही ईंधन की बचत, यात्री समय में कमी और पर्यावरणीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलता है। तो वर्तमान में 16 मुख्य जोन के अतिरिक्त कलकत्ता मेट्रो को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो 17 कुल जोन है यहाँ पर जो कि पहले से पूर्णतः विद्युतीकृत हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, फरवरी 2021 में पहले आसियान इंडियन हैकेथॉन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया, किस मंत्रालय की पहल पर? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल पर इसका जो है आयोजन किया गया है। और हम बात करते हैं वर्चुअल जो चलाया गया था, ये कोविड की वजह से चलाया गया था। इसका पहला संस्करण है ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था और शिक्षा इसका मुख्य विषय रहा था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र परेड में किस देश का जो है सैन्य दस्ते ने भारत भागीदारी की थी? तो भागीदारी की थी यहाँ पर बांग्लादेश ने। बांग्लादेश गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ था। विशेष यहाँ पर यह है कि इस 2016 में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाली प्रथम विदेशी टुकड़ी थी। 2017 में UAE के प्रतिभाग के बाद बांग्लादेश तीसरा देश बन गया है जिसने सैन्य दस्ते को भेजा है अपने भारतीय गणतंत्र दिवस में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फरवरी 2021 में केरल का पहला मानव मिल्क बैंक कहाँ पर खोला गया है? तो यह खोला गया है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में यह जो है बैंक खोला गया है। इसकी स्थापना की है वो रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल द्वारा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर केरल का दूसरा मानव मिल्क बैंक त्रिशूरी के जुबली मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किसने त्रिपुरी जनजातियों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की है? तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी, प्रगोत किशोर मणिकम देव वर्मा द्वारा यहाँ पर यह शामिल किया गया है। और इससे पूर्व इंडियन पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने भी यहाँ पर अलग राज्य की मांग को शामिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध भारत जागृत भारत में से कौन सा वर्षगांठ समारोह जो है यहाँ पर संबोधित किया था? 125वां यहाँ पर संबोधित किया था। इसका जो अन्य नाम है वो अवेक्ड इंडिया भी है। तो इसका जो ये संबंधित किससे है? तो रामकृष्ण परंपरा की अंग्रेजी मासिक पत्रिका से यह संबंधित है। इसका प्रकाशन जो है रामकृष्ण मठ के अद्वैत आश्रम द्वारा किया गया था। इसकी जो शुरुआत की थी इस पत्रिका की तो स्वामी विवेकानंद ने की थी 1896 में। तो जो इसका उद्देश्य है वो भारत के प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किस पौधे को स्वैच्छिक विनाश के लिए एक गांव को 10 लाख रुपए जो है पुरस्कार के तौर पर दिए हैं? तो सही उत्तर है अफीम। तो अफीम के नाश के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए एक गांव को यहाँ पर सम्मिलित किए हैं मणिपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार्स परियोजना के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य हाल ही में हुए समझौते में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस समझौते में शामिल नहीं है। ये किस किस के मध्य हुआ था? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भी यह सम्मिलित किया गया था। सहयोग यहाँ पर विश्व बैंक का है। और शामिल जो राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा हैं। इसका जो क्रियान्वयन है वो नई केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क अर्क ब्रिज का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो वो किया गया है मेघालय में। ये सड़क का है और जो रेलवे का है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये सड़क से संबंधित है और वो जो है रेलवे से संबंधित है।
तो इसका जो उद्घाटन स्थल है वो पूर्वी खासी हिल्स जिले में किया गया है। उद्घाटन किया था के सांगमा, मुख्यमंत्री हैं मेघालय के उन्होंने। और अगर हम बात करते हैं इस नदी की, तो यह नदी जो है वारहिरू नदी पर यह स्थित है। यह ब्रिज जो है ये 2 स्थानों को जोड़ता है, भोलागंज और सोहरबर निगाजी द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2021 का महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ओम बिरला जी द्वारा। और इसका जो आयोजक करता था वो था केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह किया गया था। इसमें जो है भारत पर्व में यह है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले के प्राचीर के सामने वर्ष 2016 में प्रत्येक वर्ष भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के कर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को जो है सार्वजनिक उपयोग के और एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया। इसकी अवस्थिति है कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। उद्घाटन किया है तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने। और नरसिंह रेड्डी कर्नूल जिले में संबंधित प्रथम प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ पर ये सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुजरात राज्य में। यह भारत का सबसे बड़ा जो है मल्टी मॉडल पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कलकत्ता मेल का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर ये रखा गया है। 19 जनवरी 2021 को यह घोषणा की थी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने। और हावड़ा मेल का नया नाम होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो दिल्ली होते हुए पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हरियाणा के कालका के बीच चलती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है यहाँ पर गुजरात में, जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होने वाला है अगर हम देखते हैं इन फ्यूचर में। तो हम बात करते हैं थोड़े डिटेल में इसके बारे में। तो डिटेल में अगर हम बात करते हैं तो यह रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाएगा। गुजरात के जामनगर में यह बनेगा मोती खावड़ी नामक स्थान पर। चिड़ियाघर का जो नाम है वो रखा जाएगा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम। यह भारत का और विश्व में लगभग लाए गए सभी जानवरों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है उसका वो है अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इसका मुख्य मिशन रखा गया है। संबंधित मंत्रालय अगर हम देखते हैं इसमें जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाई गई है। और वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी चयनित युवाओं के इक्विटी फंड के रूप में, जो 3 वर्षों में यहाँ पर 30 लाख की वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो पंख अभियान जो चलाया गया था वो चलाया गया था यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और यह जो है अवसर चलाया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस में। संबंधित योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। अगर हम पंख को डिटेल में देखते हैं यहाँ पर पी से है प्रोटेक्शन, जागरूक से है अवेयरनेस, और पोषण से संबंधित है न्यूट्रिशन से, नॉलेज यहाँ पर जानकारी से, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है हेल्थ से संबंधित। तो इससे संबंधित यह पंख के माध्यम से बालिकाओं को जो है एम्पावरमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के विश्व में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो है कि लद्दाख की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर जो है पुरस्कार मिला था यह यूपी को मिला था। तो यूपी की झांकी को यह पुरस्कार मिला था और इन्होंने जो है मुख्यतः राम मंदिर की प्रतिकृति और अयोध्या दीपोत्सव और रामायण के कथन को यहाँ पर रखा था। और विदेशी दस्ता जो था वो था यहाँ पर बांग्लादेश का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है कोची मंगलूर गैस पाइपलाइन का। कोची मंगलूर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इसकी निर्माता जो कंपनी है वो गेल है। और इस पाइपलाइन के द्वारा पर्यावरणीय अनुकूल और किफ़ायती ईंधन की आपूर्ति यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के नवीकरण के लिए कौन सी शर्त को यहाँ पर समाप्त किया गया है? तो यहाँ पर समाप्त की गई है वो की गई है डी, यानी ए और बी, वैध वीजा की शर्त और चिकित्सा प्रमाण पत्र की शर्त को यहाँ पर समाप्त किया गया है। जारीकर्ता इसका जो है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। विदेशों में रह रहे भारतीय इससे जो है लाभान्वित होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। दिसंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश के सभी वाहनों के लिए 15 फरवरी
2021 की डेडलाइन से फास्ट ट्रैक को लागू करने की घोषणा की है। फास्ट ट्रैक की शुरुआत पायलट आधार पर कब की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर 2014 में। फास्ट ट्रैक की बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो आधारित होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे, और यह जो है संबंधित है आपके वाहनों के टोल टैक्स से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था। इसकी जो यहाँ पर यह थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत और वैश्वीकरण कल्याण के लिए विज्ञान। तो इसकी जो थीम यहाँ पर रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा टाटा IIS द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर बम्बई में इसका जो है शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने FDFDs का विस्तार करके निम्नलिखित में से कितनी फिल्म मीडिया इकाई को विलय करने की घोषणा की है? तो कुल मिलाकर 4 यहाँ पर इकाइयों को विलय करने की घोषणा की है। और विलय की जाने वाली जो मीडिया इकाई हैं वो हैं फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बाल फिल्म सोसाइटी। और विलय का जो उद्देश्य है वो है बुनियादी ढांचा, मानव शक्ति और अन्य संस्थानों को यहाँ पर युक्तिसंगत बनाना। तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की जो स्थापना यहाँ पर की गई थी वो वर्ष 1964 में यहाँ पर की गई थी। तो ये था यहाँ पर महत्वपूर्ण। तो अभी यहाँ पर हमने कुल 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है, 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो है पार्ट सेकंड में हम देखने वाले हैं। पार्ट सेकंड में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन और हैं, तो वहाँ पर इसका जो है राष्ट्रीय परिदृश्य अभी समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त हो जाएगा और 50 क्वेश्चन देखने के बाद, तो उसके बाद हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिकी को भी देखेंगे। तो पूरा हम यहाँ पर पूरे साल का जो करंट है पूरा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय वाला हो चाहे आर्थिकी वाला हो, कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।